Hello everyone, myself Dhanendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So today we will discuss the exercise 4 of Bansal sheet electrostatic which is which covers IIT JEE Advanced previous year questions. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. So question number 1, the electrostatic potential of a spherical symmetric system kept at origin is shown in the adjacent figure and given is. तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल दिया है. किसका पोटेंशियल दिया है? एक सिमेट्रिक सिस्टम है, वो भी स्फेरिकल सिस्टम है जो कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे. उसका पोटेंशियल कुछ ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है और स्फीयर को आपने ओरिजिन पे रख दिया. ठीक है, अब इसके अंदर ये जिस हिसाब से कह रहा है कि इसके बाहर पोटेंशियल देखो, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है KQ/R. दिया नहीं दिया? अगर KQ/R ऐसा पोटेंशियल बाहर है, इसका मतलब ये सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर का पोटेंशियल देखो, कांस्टेंट पोटेंशियल है. कितना दिया हुआ है? KQ/R0. मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस का होता है उतना ही पोटेंशियल दिया हुआ है. इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और बाहर KQ/R है. अब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका -dV/dr और V अगर कांस्टेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है? दिस इज एन होलो स्फेरिकल सिस्टम. तो ये होलो स्फेरिकल सिस्टम है. पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है. तो ये एक होलो स्फेरिकल सिस्टम है. अब ऑप्शन क्या दिए हैं? Which of the following options are correct? For spherical region R less than R0, total electrostatic energy stored is zero. अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी होती है ½ एप्सिलॉन नॉट इंटू E². ये भी जीरो होगी, इसका मतलब अंदर एनर्जी कितनी होगी? जीरो. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा, विद इन R इजिकल टू 2R0 टोटल चार्ज इज Q. भाई R इजिकल टू 2R0 ले लो, चाहे R इजिकल टू R0 ले लो, यहाँ पर चार्ज Q ही है कि नहीं है? क्योंकि बाहर पोटेंशियल KQ/R है और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है. मतलब ये एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के बाहर पोटेंशियल KQ/R होता है. तो Q को कंपेयर करेंगे तो ये Q इजिकल टू Q आएगा. तो चार्ज स्मॉल q ही है. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट एट R इक्वल्स टू R0. स्फीयर पे यार सरफेस पे होता है चार्ज, बाहर तो होता नहीं, ना ही अंदर होता है. तो ये भी बात सही है कि होलो स्फीयर है तो चार्ज सरफेस पे होगा और सरफेस कहाँ होगी? R इजिकल टू R0 पे. डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एज R इजिकल टू R0. डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल सही. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इसकी सरफेस के बाहर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर जीरो और बाहर है. अंदर यस, बाहर नो. आगे ना डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. So this was the solution of question number 1. Now we move to question number 2. So this is the question number 2. क्या कह रहा है question number 2? Question number 2 says a long hollow conducting cylinder. ध्यान रखना, क्वेश्चन का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. A long, very long, infinite, hollow conducting cylinder, है, is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of larger radius. ओके, दो सिलेंडर हैं, एक बाहर है एक अंदर है, दोनों कोएक्सियल हैं. बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, दोनों पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था. अब क्या दिया है? ऑप्शन ए, a potential difference across appears between the two cylinders when charge density is given to inner cylinder. बिल्कुल सही बात है. जे इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये रहा आपका इनर सिलेंडर एंड दिस इज आउटर सिलेंडर. बहुत बड़े सिलेंडर हैं ये. ठीक है, अब अंदर वाले को चार्ज डेंसिटी दे दी, मान लो आपने लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी लैम्डा, तो बाहर वाले पे अंदर की तरफ माइनस लैम्डा आ जाएगा, बाहर की तरफ प्लस लैम्डा आ जाएगा. खैर उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर जो सिलेंडर है उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन इसका तो आएगा.
इसकी वजह से इसकी एक्सिस से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो E डॉट डी आर आएगा, E डॉट डी आर आएगा तो माइनस लगा के आप dv निकाल सकते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा दोनों की वजह से, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, a potential difference appears between two cylinder when charge density is given to the outer cylinder। आउटर सिलेंडर पे चार्ज दे दो कुछ नहीं होगा भाई, आउटर को आपने लैम्डा दे दिया तो आउटर की वजह से तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, आउटर की वजह से तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है और अंदर कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा इस पे, है कि नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेके देख सकते हो, कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन टू सिलेंडर व्हेन यूनिफॉर्म चार्ज लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अगर यहां पर बीच में हम एक लाइन चार्ज डाल दें, यहाँ पे ये बीच में को एक्सियल इस एक्सिस पे एक लाइन चार्ज आपने डाल दिया, मान लो एक लैम्डा डाल दिया यहाँ पे, अरे यार लैम्डा डाल दिया तो इसके अंदर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी इस वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ई डॉट डी आर आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द बोथ द सिलेंडर। नहीं, दोनों सिलेंडर को आप चाहे सेम चार्ज डेंसिटी दे दो, कुछ भी दे दो, अंदर लैम्डा दिया है, बाहर वाले को भी आप लैम्डा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा दोगे तो अंदर माइनस लैम्डा आ जाएगा, बाहर 2 लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि नेट क्या है लैम्डा, ठीक है। और बाहर वाले सिलेंडर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर वाले चार्ज लैम्डा की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी आर आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। So that was the solution of question number 2. Now we move further question number 3. Question number 3 says consider a neutral conducting sphere। देख लो भैया, क्वेश्चन का फिर से कह रहा हूं, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसीडर ए न्यूट्रल, इनिशियली न्यूट्रल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज is placed outside the sphere, positive point charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is then। भाई इनिशियली अगर न्यूट्रल है ये आपका स्फीयर है, इनिशियल चार्ज इस पे क्यू इनिशियल 0 है, इसके बाहर आपने पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रख दिया, इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव और यहाँ पर होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है, जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या होगा 0। तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट। That was the solution of question number 3. Now we move further question number 4. Question number 4 says a spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume as shown in figure. The electric field inside the emptied space. Cavity का question है, स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर। अब इसने सॉलिड स्फीयर बोला है, कंडक्टर इसने नहीं बोला है, सॉलिड स्फीयर बोला है, अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कंडक्टर होता तो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चार्ज जितना भी देते आप सरफेस पे आ जाता है। इसका मतलब ये चीज क्या है, ये वही है सॉलिड नॉन कंडक्टर। क्या है, साला नॉन कंडक्टर। और सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सेंटर को मिलाने वाली इस वेक्टर के अलोंग होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। और सपोज ये लेंथ एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है कांस्टेंट। तो नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इन दिस डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड मैग्नीट्यूड इज रो एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट, सो मैग्नीट्यूड इज आल्सो यूनिफॉर्म। सो ऑप्शन बी इज हियर करेक्ट। दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर 5. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सारे इक्वल हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। आर केप्ट एट 0 0 a/2 0 0 - a/2 respectively. The work done by the electric field when another positive charge is moved from
अच्छा, पॉजिटिव यहाँ पे रखा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, मूव्ड फ्रॉम -a00 टू 0a,0, तो वर्क क्या होगा ये हमें बताना है। चलो भैया इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। सो ये हमने 3 एक्सिस बना ली यहाँ पर। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एंड दिस वन इज z एक्सिस। ओके, नाउ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, 0 0 a/2, x0 y0 और z में a/2। चलो, एक तो चार्ज है आपका x0 यहाँ पर होगा, y भी 0 यहाँ पर होगा, और z वाली लाइन पे यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर आपने रखा हुआ है प्लस का Q0। ये कितनी है सेपरेशन, दिस इज a/2 और इसके कोऑर्डिनेट कितने 0, 0, a/2। दूसरा रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज और वो कहाँ है 0 0 -a/2, तो x भी 0 y भी 0, वो जो होगा z एक्सिस पे, और वो -a/2 मतलब अंदर यहाँ पे 0, 0, -a/2, so this separation is also a/2। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a0, 0। अब देखो दूसरा चार्ज कहां पर है, -a, x में -a, y में 0, z में 0, इसका मतलब x एक्सिस पे। तो x में -a सपोज यहां कहीं है, यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज q है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a, 0, 0, और उसको कहां लेके जा रहे हैं, 0, x में 0, y में a और z में 0। तो x में 0 यहाँ पे, y में a और z में 0 मतलब y एक्सिस पे, यहां लेके जा रहे हैं इसको। दिस इज 0, a, 0। तो कितना वर्क होगा, अब देखो अगर हम देखें तो इस चार्ज को आपने जो मूव किया है ना, ये प्लस Q0 है, यहां पर है आपका माइनस Q0 है ना, तो सेंटर पे यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से होगा K Q0/a/2 और उसकी वजह से होगा K -Q0/a/2, और दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, सेंटर पे पोटेंशियल 0। सेंटर पे क्या आपका जो XY प्लेन है, ध्यान से सुनना, XY प्लेन में, पूरे XY प्लेन में पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि XY प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो आप, इन दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा, और दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट पोटेंशियल 0 आएगा। तो ये जो XY प्लेन है, दिस XY प्लेन ये जो XY प्लेन है बीच में, दिस वन, ये पूरा प्लेन, ये XY प्लेन कैसा हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पूरे पे पोटेंशियल 0 है और वो कांस्टेंट और है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यहां भी पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल आपका यहां होगा, यहां भी पोटेंशियल 0 है, यहां भी पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किस में जाएगा, -ΔU, -U फाइनल -U इनिशियल, और ये हो जाएगा U इनिशियल -U फाइनल। U इनिशियल कितना होगा, Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो V इनिशियल और V फाइनल सेम है, क्योंकि हम चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करवा रहे हैं ऐसे। तो वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So that was the solution of this question. Next we move further question number 6. This is the question number 6. क्या कह रहा है question number 6? Consider a system of 3 charges q/3, q/3 and -2q/3 are placed at points A, B, C respectively. तो A, B और C, A पे कितना है q/3, यहाँ पे चार्ज है q/3, B पे भी q/3 और C पे -2q/3। चलो नेक्स्ट वो कह रहा है
टेक ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, एंगल सी ए बी 60 डिग्री, एंगल सी ए बी 60 डिग्री गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज दिस, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अरे यार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या ही तो बताएं, चलो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। इस क्यू बाई थ्री की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू बाई थ्री की वजह से इधर होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पर है आर आर, तो इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस टू क्यू बाई थ्री की वजह से इधर होगा, कितना है सेपरेशन आर, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस टू क्यू बाई थ्री अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई 3 अपॉन आर, तो ये हो गया 1/12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज क्यू बाई 8 नहीं 12, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, बट ये डेटा ये गलत है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आप निकाल सकते हैं, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये साइड आप निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज 60, ये एंगल कितना है 60, और हम जानते हैं कि डायामीटर से पेरिफेरी पे कोई भी अगर एंगल बनता है तो ये 90 डिग्री का बनता है, दिस एंगल इज 90, देन दिस इज 2r, दिस लेंथ इज 2r एंड दिस एंगल इज 60, तो ये हो जाएगा 2r sin 60, मतलब 2r इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा r√3। अब r√3 है तो आप तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, u ए बी प्लस यू ए सी प्लस यू बी सी, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, और आई थिंक ये गलत है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी, आई हैव मेंशन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज सी एंड बी इज, सी और बी के बीच में पूछा है, सी ये रहा, बी ये रहा, लेंथ आपने निकाल ली, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा k q1 q2, तो q/3 एंड 2q/3 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r², तो आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आएगा, k की वैल्यू 1/4 333, ये हो जाएगा 27 और ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 4 को, तो ये हो जाएगा 2 × 27 54, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि q/3 भी r पे है, 2q/3 भी q/3 ये भी r पे है, तो इन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा k q अपॉन r और 2 टाइम्स हो जाएगा k q/3 अपॉन r इंटू 2 टाइम्स, ये इन दोनों का हो गया, और इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर r डिस्टेंस पर है, तो उसका हो जाएगा प्लस k माइनस 2q/3 अपॉन r, तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो c इसने पोटेंशियल दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट। So that was the solution of question number 6. Next we further move question number 7. This is the question number 7. So this is the question number 7. The nuclear charge Ze is non-uniformly distributed within a nucleus of radius r. The charge density rho r, charge per unit volume, is dependent only on the radial distance r from the center of nucleus as shown in figure. The electric field is only along radial direction. तो ये हमें कुछ चार्ज डेंसिटी ऐसे दी हुई है, देखो चार्ज डेंसिटी पहले डायग्राम को समझ लो, दिस इज जीरो, मतलब यहाँ पर है सेंटर ऑफ स्फीयर, उसके बाद जैसे जैसे आप रेडियस की तरफ बढ़ते जाते हैं, रेडियली बढ़ते जाते हैं, तो जब ए आएगा, मतलब आप ए डिस्टेंस दूर होंगे, तब तक तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है डी के बराबर, एंड उसके बाद चार्ज डेंसिटी लीनियरली डिक्रीज कर रही है, और फाइनली आर पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो चुकी है, जीरो। इसका मतलब जो भी चार्ज है वो आर तक ही है, उसके बाद चार्ज कितना है, जीरो है। तो पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर इज, ठीक है, तो देखो पहले तो अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा। तो ये देखो यहां पर ये है हमारा स्फीयर, सपोज लाइक दिस इज स्फीयर, ओके। नाउ अब क्या बोला ये, इसमें देखो चार्ज डेंसिटी ना कुछ सॉरी दिस इज स्फीयर, अब इसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो 0 से लेके a तक कांस्टेंट है, चलिए
दिस इज समथिंग हियर सेंटर, और ये हो गया आपका ए। तो यहां ए तक तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक अच्छी सी चार्ज डेंसिटी है, कोई भी हर जगह सेम चार्ज डेंसिटी है, ऐसे लाइक दिस। और ए से आगे बढ़ते हैं, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब यहां पर कुछ ज्यादा चार्ज है, और फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे लीनियरली, फिर चार्ज डेंसिटी कम हो रही है लाइक दिस, और फिर उससे और आगे बढ़ेंगे तो चार्ज डेंसिटी और कम होती जा रही है, और फाइनली R इक्वल्स टू R पे चार्ज डेंसिटी अब जीरो हो चुकी है, मतलब इसके आगे अब कोई चार्ज यहां पर नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू R, मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि नहीं। तो अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देखो, पहली बात तो R इक्वल्स टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात इसने कह ही दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियल। तो अब आप क्या करो, R इक्वल टू R पे एक गॉसियन सरफेस बना लो। क्या बना लो, R इक्वल्स टू R पे एक गॉसियन सरफेस बना लो, जस्ट इसके आउटसाइड ऐसी। गॉट माय पॉइंट। ये हो गई गॉसियन सरफेस, और ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके जस्ट आउटसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस पे आप क्या लगाओ, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि E डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट डी एस को हम खोलें तो क्या आएगा, E डी एस और बीच में आएगा कॉस थीटा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इधर होगा, और ds आपने सरफेस लिए तो उसका एरिया भी इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, तो E डी एस कॉस जीरो 1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो या तो आप चार्ज निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन में इसने साफ बोला है कि इसका चार्ज कितना है, न्यूक्लियस चार्ज इज Ze, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर आप इस चार्ज डेंसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, Ze के बराबर। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Ze, तो क्यू इनक्लोज हो गया आपका Ze, तो Ze अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, अगर अब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो E बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू Ze अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आया, Ze अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो ये देखो इसमें कहीं पे भी एक की टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ A। गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसी में फॉर A इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ D, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन फिगर इज कितनी होगी। अगर A 0 है तो वैल्यू ऑफ D मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो कितना होगा। चलो A को 0 करते हैं अपन, ए को अगर जीरो कर दें, ए को जीरो करने का क्या मतलब है, ए को देखो ऐसे ही मत उठा के रख देना, यहाँ पे ए जीरो कर दिया मतलब यहाँ पर अब चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी, ये है ही नहीं ये पोर्शन, तो चार्ज डेंसिटी अब लीनियरली वेरी करेगी। तो कैसे कैसे वेरी करेगी, लीनियरली, लाइक चार्ज डेंसिटी अब कुछ ऐसे वेरी करेगी लीनियरली, यहां से सीधा ऐसे। और हमें पूछा है ये डी, इस डी की वैल्यू पूछी है, ये हो गया आपका कैपिटल आर, ठीक है। तो अब ये चार्ज डेंसिटी रो आपको दे दी, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर आपको दे दी, ये मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल डी, और ये फाइनली यहां पर जीरो। अब देखो स्फीयर में अब क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। अब चलो डायग्राम बनाते हैं दोबारा। तो ये स्फीयर है और उसमें अब चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है।
अब इसने पूछा है कि डी की वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे बताओ इस चार्ज डेंसिटी का क्या हम फंक्शन लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। क्या होगा इसका फंक्शन? तो चार्ज डेंसिटी रो, देखो y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस x अपॉन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो y की जगह हमारा है रो, तो रो अपॉन y इंटरसेप्ट है d प्लस x में x और x इंटरसेप्ट है r इक्वल्स टू 1। तो रो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू डी, तो d माइनस डी एक्स बाई आर, डी एक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं है, d इंटू एक्स अपॉन आर ये है, ठीक है। और ये x एक्सिस की बजाय आप स्मॉल r ले लें, ये r डायरेक्शन में ना, तो x की बजाय यहां पर आप ले लें स्मॉल r, x की बजाय स्मॉल r, तो d इंटू स्मॉल r, इसको आप स्मॉल r ले लें क्योंकि x पे स्मॉल r है और y पे रो है। गॉट माय पॉइंट? तो रो मिल गया आपको। अब रो मिल गया, रो किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। अब देखो इस पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज किसके बराबर है? ZE के। अब टोटल चार्ज हमारी डेंसिटी कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, तो इस डेंसिटी से हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? r पे जाते हैं और एक यहां पर एक dr का स्फीयर ले लेते हैं लाइक दिस, और इसके अंदर ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर हम नेट चार्ज निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। वो किसके बराबर कर देंगे हम? ZE के। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे? शेडेड रीजन में जो चार्ज है, शेडेड रीजन में चार्ज कितना होगा? तो शेडेड रीजन का वॉल्यूम हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और शेडेड रीजन में चार्ज डेंसिटी हो गई ये, तो डी माइनस डी इंटू आर अपॉन कैपिटल आर। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट किसकी लगेगी? स्मॉल आर की। कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो ये ZE के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसने कह दिया है कि न्यूक्लियस में टोटल चार्ज जो यहाँ पर है टोटल, वो किसके बराबर है? ZE के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा D, और जैसे इसने ऑप्शन में दिया है बिल्कुल सही दिया है, तो फंडा ये है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन बी इज हियर करेक्ट। देखो ZE का फंक्शन आ गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 में। द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इंप्लाइज दैट। Okay, electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent on R. Linearly dependent on R, देखो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अंदर किसी R इस पॉइंट पे होता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सॉलिड नॉन कंडक्टर में, और कब? जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। चार्ज डेंसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म। जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये हमें पता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू द लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, और हमारा क्या है? हमारा भी लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इस फिनोमेना को रिजेंबल कर रहा है। व्हाट माय पॉइंट? इसका मतलब ये है कि जो स्फीयर ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग, वो स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट देखो आपका A तक है। कहां तक है? A तक आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा ही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब A और R दोनों बराबर हैं, है ना। A को अगर A और R बराबर हो जाएंगे तो यहां तक आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, दैट्स करेक्ट। तो A और R क्या होना चाहिए? इक्वल। सो यहां पर अपना ऑप्शन हो जाएगा A इक्वल्स टू R, ऑप्शन C इज करेक्ट। Got my point? So that was the solution of question number 7, 8 और 9. Next we move further question number 10. बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको ज्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। जो जो इंफॉर्मेशन इसमें दी है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। डिस्क ऑफ रेडियस A/4 हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है? 6 कूलम। और इस 6 कूलम में से इसके अंदर कितना है? ये आपका है 3 कूलम, है कि नहीं है? ये वाला
दिस इज 3 कूलम। दूसरा, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई इस प्लेन में रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर एट -a/2, 0 0, तो दिस डिस्टेंस इज ये वाली लेंथ है आपकी -a/2, मतलब इसके सेंटर की ये लेंथ कितनी है, -a/2। अच्छा, उसके बाद ये रोड ऑफ लेंथ कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 8 कूलम, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 8 कूलम। प्लेस्ड ऑन द एक्सिस फ्रॉम x इजिकल टू a/4 से 5a/4, तो ये यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, a/4, और ये यहां तक कितनी है, a/4 प्लस a, क्योंकि इसने लेंथ a दी है ना, लेंथ a, तो ये हो जाएगी 5a/4, तो ये टोटल लेंथ a है इसकी, ठीक है। और इसने बोला है कि इस पे टोटल चार्ज 8 कूलम है, दैट्स गुड पॉइंट। x इजिकल टू a/4, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम और 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0, x में a/4 ये हो गया पॉइंट, y में -a/4 मतलब नीचे यहाँ कहीं एक चार्ज रखा हुआ है -7 कूलम, और दूसरा है -3a/4 और 3a/4, x में -3a/4 मतलब a/4 यहाँ तक और -3/4 यहाँ कहीं होगा, और वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसने जो ये कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड 6 सरफेसेज x में ±a/2, तो ये a/4 है, a/4 आगे और ले लो, तो यहाँ पर ये क्यूबिकल सरफेस प्लस का a/2 और इधर -a/2, तो ये आप सरफेस बनाओ और इसके अंदर नेट कितना चार्ज है आप अच्छे से इसको निकालो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। y में ±a/2 पे तो प्लस ऊपर a/2 नीचे भी a/2 है ना, तो y में +a/2 तो ये लेंथ a/2 है, नीचे भी -a/2 ये भी a/2 है। अब देखो ये जो चार्ज है ना 3 कूलम की -3a/4 और 3a/4, तो x में -3a/4 है ना, और y में x में -3a/4 और y में -3a/4, तो ये पॉइंट है आपका -3a/4 और प्लस का भी 3a/4 और z में 0 है। तो अब ये 3 कूलम नहीं 3 कूलम जो है ना वो -3a/4 और +3a/4 पे, मतलब इसके बाहर है, यहाँ कहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ये कह रहा है a/2 है, ये लेंथ ये a/2 है और ये वाली भी a/2 है, इसका मतलब ये चार्ज बाहर है, तो ये उसके फ्लक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये कुछ बताने लायक इसमें फंडा है नहीं, डायमेंशन अच्छे से लिखना और डायग्राम अच्छे से बनाना, सॉल्व हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, 3 concentric metallic sphere shell of radii r, 2r and 3r, concentric है पहली बात, तो metallic है मतलब कंडक्टर है, are given charges q1 q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of shell are equal. It is found that the surface charge densities on the outer surface of shells are equal. अच्छा, then the ratio of charges given to the shell q1 q2 and q3 is, तो सबसे पहले तो अपन 3 स्फीयर बना लेते हैं। तो ये 3 स्फीयर हो गए और इन तीनों स्फीयर की रेडियस इसकी है r और इसकी है 2r और इसकी है आपकी 3r, ठीक है। और इन तीनों पे जो चार्ज दिए हुए हैं, अंदर वाले को चार्ज दिया है q1 और बीच वाले को q2 और इसके बाहर वाले को q3 चार्ज दिया है। अब बोला है कि इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल आर इक्वल। अब देखो पहले तो ये कंडक्टर है तीनों, ठीक है, कंडक्टर है, मेटालिक है, इसका मतलब अब जो है ना चार्ज क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी तो आपने चार्ज इसको असाइन किया, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसका यूज करके, गॉसियन सरफेस का यूज करके अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर मैं पहले इस r रेडियस वाले स्फीयर का, चाहे इसकी थिकनेस कितनी भी हो, इसकी अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, इसका मतलब उसके अंदर एनक्लोज चार्ज 0 होगा, इसका मतलब इसके अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसके बाहर वाली सरफेस है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, q1। गॉट माय पॉइंट। अब
2r वाली रेडियस वाले स्फेयर को देखें, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएं इसकी थिकनेस के अंदर, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और उसके अंदर नेट एनक्लोज चार्ज होगा जीरो। अगर इसमें नेट एनक्लोज चार्ज जीरो है, यहाँ पर Q1 है, इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए माइनस का Q1। ठीक है, अगर इस पे माइनस Q1 है तो बाहर कितना आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 2r रेडियस वाले स्फेयर पे कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर आएगा Q2 प्लस Q1। यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 इसकी सरफेस पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो माइनस Q1 प्लस Q1 ये तो हो गए कैंसिल, यहाँ पर बाहर कितने आ गए Q2। अब इस स्फेयर पे देखें 3r वाले पे, तो इस पे भी नेट चार्ज जीरो रहेगा, इस पे इसके अंदर नेट एनक्लोज चार्ज जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके अंदर जीरो है, फ्लक्स जीरो रहेगा। तो अब इस स्फेयर के अंदर नेट चार्ज है कितना, तो है Q1 और प्लस Q2। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। ठीक है, और इसकी बाहर वाली सरफेस यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, तो नेट चार्ज कांस्टेंट है Q3, तो Q3 में से अंदर कितना चला गया, माइनस Q1 प्लस Q2, तो माइनस Q1 प्लस Q2। तो ये चार्ज अब बाहर बच गया, कितना बचा, Q3 प्लस Q1 माइनस Q2। इतना चार्ज बाहर आ गया, कितना, Q3 प्लस Q1 माइनस Q2। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो Q3 ही आएगा, ये माइनस Q1 ये कट जाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ लगाना था मुझे, मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसको हटाओ, Q3 माइनस Q1 प्लस Q2, तो Q3 माइनस Q1 माइनस Q2, ये इतना चार्ज बाहर आएगा ना। Q3 माइनस Q1 माइनस Q2, तो इतना चार्ज ये बाहर आएगा। अब आप जोड़ के देख लो, ये क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा, ये बाहर माइनस हमने सही लगाया था, इतना चार्ज इसके अंदर चला गया तो Q3 में से इतना घटा दिया, तो ये प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अब हम तीनों की चार्ज डेंसिटी लिख लेंगे और बराबर कर देंगे। तीनों का केस में क्या कहा है कि शेल पे चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे क्या है, इक्वल है। तो तीनों पे चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, तो अंदर वाली सिग्मा 1 कह लो बराबर सिग्मा 2 और बराबर सिग्मा 3। अंदर वाले चार्ज पे अंदर वाली स्फेयर पे बाहर चार्ज कितना है, Q1, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले की रेडियस आर है, इक्वल्स टू बाहर वाले के बाहर चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, तो चार्ज डेंसिटी होगी Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई, और रेडियस है 2r, तो 2r का स्क्वायर, इक्वल्स टू बाहर के बाहर वाला है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई, और रेडियस है कितनी, 3r का स्क्वायर। तो ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो बराबर एक कांस्टेंट कह दो k। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3 का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई, और 2 टू द 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर है तो 3 3 9 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो अब तीन इक्वेशन बना लो यहां से। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के। ठीक है, इसको एक नया कांस्टेंट कह देते हैं अपन k डैश, या c कह लो, c। अच्छा, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा अब 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के, तो 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के
तो ये हो गया, आपने इसको माना है C, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ C। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ C। तो अब 3 इक्वेशन है, Q1 है C और Q1 प्लस Q2 है 4C, तो Q2 निकल जाएगा, देखो Q1 C हो गया और Q1 प्लस Q2 4C है, तो Q2 कितना हो जाएगा 4C माइनस Q1, Q1 कितना है C, तो Q2 कितना आया 3C, तो Q2 आ गया 3C, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मतलब C प्लस 3C प्लस Q3, ये है 9C, तो ये हो गया 4C, 9C में से 4C गया 5C, तो Q3 आ गया 5C। तो रेशियो क्या आ गया, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 क्या आ गया 1 इज टू 3 इज टू 5, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 1 इज टू 3 इज टू 5, ठीक है। दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। What does it say? 12 number question. Under the influence of Coulomb field of charge plus Q, a charge minus Q, moving around in an elliptical orbit, find out correct statement. एक तो है प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, वो इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, इलेप्टिकल पाथ में कुछ ऐसे, ये हो गया इलिप्स, और यहाँ पर इसके सेंटर पे तो एक चार्ज है यहाँ पे प्लस का Q, और इसके यहाँ ये घूम रहा है माइनस का Q, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस Q इज कांस्टेंट। अब देखो चार्ज माइनस Q पे जो ये वाला फोर्स लगाएगा वो हमेशा इस इधर लगेगा, इधर सेंटर की तरफ, है ना। तो फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं टॉर्क ऑन माइनस Q अबाउट Q, इस Q के अबाउट माइनस Q पे टॉर्क लिखूंगा तो वो कितना आएगा 0, क्योंकि फोर्स यहीं से गुजर रहा है। तो टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस Q इज कांस्टेंट, नहीं, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv वेक्टर। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर अभी तो इधर है, थोड़ी देर बाद में वेलोसिटी इधर होगी, फिर इधर होगी, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस Q इज कांस्टेंट। एंगुलर देखो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, L इक्वल्स टू एम आर वी, एम आर क्रॉस वी, या फिर I इंटू ओमेगा। अब इस चार्ज Q का मास M और इसकी ये सपोज रेडियस R है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये L तो कांस्टेंट है, L ये पूरी होल थिंग इज कांस्टेंट C, बट R इज वेरिएबल। यहां पर R अलग है, यहां पर मिनिमम होगी, यहां पर R मैक्सिमम होगी। R चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर वो कहता है कि R स्क्वायर इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, हाँ वो कांस्टेंट है, लेकिन R चेंज हो रहा है तो ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि होल थिंग इज कांस्टेंट। लीनियर स्पीड ऑफ चार्ज माइनस Q इज कांस्टेंट, नहीं, लीनियर स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगी। आप देख सकते हैं अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो लीनियर स्पीड भी चेंज होगी। तो ऑप्शन ए इज हियर करेक्ट। Next is question number 13. A solid sphere of radius r, charge q, देखो solid sphere है और distributed along its volume। तो solid sphere charge volume में distributed है, इसका मतलब ये कैसा है, सोलर नॉन कंडक्टर with charge density rho is equal to k r की power a, where k and a are constant, r is distance from its center. Electric field at r is equal to r by 2 is 1 by 8 times of r is equal to r. Find value of a. ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं अपने नोट्स में, और क्या करना है, ये है स्फीयर और किसी भी जनरल r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो r पे जाओ और यहाँ पर एक क्या ले लो, गॉसियन सरफेस ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा q एनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। अब q एनक्लोज्ड निकालना है इसके अंदर यहाँ पे, तो क्या करें q एनक्लोज के लिए,
अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती तो हम कर देते रो इनटू दिस वॉल्यूम, बट चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो आप क्या करो, इसमें x रेडियस जाओ और एक स्फीयर लो जिसकी थिकनेस कितनी हो dx, लाइक दिस, है ना। और इस dx, इस शेडेड रीजन में आप चार्ज निकाल लो dq। dq किसके बराबर होगा, डेंसिटी एट x इंटू वॉल्यूम 4πr² इंटू 4πx² इंटू dx। अब x पे डेंसिटी कितनी है, x पे डेंसिटी है k x की पावर a, है ना, k r की पावर a, r हमने रेडियस यहाँ पे x लिए, k x की पावर a इंटू 4π इंटू x² इंटू dx। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो, x को लिमिट रख देना 0 से लेके r तक, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q एनक्लोज्ड इन r आ जाएगा, उसको यहाँ रखने से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 says, a few electric field lines of system of charge Q1 and Q2 fixed at two different points on x-axis as shown in figure. These lines suggest that, ये lines क्या कहती हैं? तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि ये लाइन क्या कहती हैं, तो ये लाइन ये कहती हैं कि यहाँ से जनरेट हो रही हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर Q1 पॉजिटिव है और Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, क्लियर है। दूसरी बात मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कि जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी और वो चार्ज बड़ा होगा। अब अगर आप देखो तो मैं मान लू ये इतना ये एरिया ले लेता हूं, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस और किस में डेंसिटी ज्यादा है, इतना ही एरिया अगर यहाँ लें अपन ये वाला, तो इसमें देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत डेंस हैं, लेकिन ये फील्ड लाइन जब यहाँ पे एंटर करेगी तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे इसने रिप्रेजेंट कर रखी है, तो यहाँ पर डेंसिटी कम है इस चार्ज के पास, इसका मतलब Q2 छोटा है। लाइंस की डेंसिटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसका मतलब Q2 कम है। तो पहली बात तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, और दूसरा इसने कहा है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो Q2 यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और हमने देखा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले के बगल में जीरो रहता है, अंदर कहीं जीरो हो नहीं सकता। तो छोटे वाले के छोटा यहाँ पर कौन है, Q2 के बगल में यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जीरो। तो ये फील्ड लाइंस कुछ देखना, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, कुछ तो इसमें घुस जाएगी लेकिन बाद में ये ऐसे जाना शुरू हो जाएगी बाहर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये ऐसी फील्ड लाइंस ये ध्यान रखना बाद में ऐसे जाती है, सारी फील्ड लाइंस उसमें नहीं घुसेगी क्योंकि ये चार्ज छोटा है, चार्ज छोटा है तो सारी इसमें नहीं घुसेगी फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट टू मच टफ बट इट्स इंटरेस्टिंग। क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया, इट इज मेड ऑफ टू हेमिस्फेरिकल शेल हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद ए फोर्स एफ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो भैया यहां से आप फोर्स एफ लगा रहे हो और इसने कहा है कि इस पे चार्ज डेंसिटी इस प्रकार से पॉजिटिव 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 ऐसे चार्ज डेंसिटी है, वो कितनी है, सिग्मा, और वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी रेडियस आर है। अब एक बात हमने देखी थी, अब देखो ये चार्जेस जो है ना, इन चार्जेस ये सेमीस्फेयर पे जो चार्ज हैं वो राइट हैंड साइड हेमिस्फेयर पे फोर्स लगाएंगे इधर के डायरेक्शन में, इधर लगाएंगे इधर, और उतना ही आपको एफ लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको यहाँ पर मेंटेन कर सकें। अब फोर्स कितना लगाएंगे, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ शायद यही होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, और हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालना है तो प्रेशर इंटू
प्रोजेक्टेड एरिया इन एक्स डायरेक्शन। तो ये इस वाले पे आपको एक्स में फोर्स निकालना है, तो इस वाले हेमिस्फेयर का एक्स में प्रोजेक्टेड एरिया ये है, ये कितना है पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल है ये, सिग्मा स्क्वायर के, आर स्क्वायर के और एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ए इज हियर करेक्ट। ठीक है, इसने पाई भी नहीं दिया है तो सही है, प्रोपोर्शनल पूछा है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर। क्या बोला है ये, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और ई नॉट इज कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड इज। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कांस्टेंट ले लिया है तो ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालें इसका एरिया, हम्म, हम्म, तो एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया किस डायरेक्शन में है कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्स में ए, वाई में जीरो, इसका मतलब ये वाई प्लेन है, जैसे वाई, ये वाई वाले इस प्लेन में है, वाई में जीरो, एक्स में ए और जेड में ए, जेड ऊपर है, वाई जीरो है, वाई जीरो मतलब अच्छा ठीक है यहीं पे है, तो ये ऐसा है। तो ये एक बन गया आपका क्या कहते हैं पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है d1 क्रॉस d2। तो इसकी डायमेंशन, ये पॉइंट हो गया 0,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ये सब देखो ये स्क्वायर प्लेट ही दिया है आई थिंक, तो ये लेंथ है a, तो और x यहाँ पे 0 है तो 0, y में a है और यहाँ पे z भी 0 है तो 0। तो चारों के आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आप क्या करोगे, चारों के कोऑर्डिनेट मिल गए ना, तो आप ये डायगोनल निकाल लो, एक ये d1 वेक्टर निकाल लो और ये d2 वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ये d1 वेक्टर और d2 वेक्टर निकाल लेना और d1 क्रॉस d2 कर देना, d1 क्रॉस d2 ये हो जाएगा आपका एरिया, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, या फिर 1/2 होता है तो मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक d1 क्रॉस d2 ही होता है। और ये ध्यान रखना कि इसका एरिया किधर है, x डायरेक्शन में है, नहीं एरिया किधर भी हो सकता है भैया, d1 क्रॉस d2 से ही पता चलेगा इसका एरिया वेक्टर किधर है। तो d1 क्रॉस d2 एक वेक्टर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है ई नॉट आई कैप, तो d1 क्रॉस d2 से आप निकालें इसका और आंसर आएगा ई नॉट ए स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं हो तो बता देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। A spherical metal shell A of radius RA and a solid, देखो spherical metal shell है, मतलब थोता चना बाजे घना, वो वाली बात है। A solid metal sphere, metal है, solid है, sphere of B radius RB are kept far apart and each is given charge plus Q. Now they are connected by a thin metal wire. Then तो यहां पर हमें दो स्फेयर दिए हैं, ये है एक स्फेयर, थिन स्फेयर है और दूसरा सॉलिड है, लेकिन ये बहुत दूर है और इसको चार्ज दिया है आपने क्यू, दोनों को प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। इसकी रेडियस है आर ए, अच्छा इसकी आर बी है सॉरी, और इसकी आर ए क्योंकि इसने कहा है कि आर ए बड़ा है।
ठीक है, इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू, और दोनों बहुत कीप फार अपार्ट, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, इनफाइनाइट सेपरेशन है। अच्छा, अब दे आर कनेक्टेड बाय थिन मेटलिक वायर, तो चलो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये लो कनेक्ट कर दिए। अब क्या बोला है, कनेक्ट करने के बाद चार्ज तो इधर से इधर होंगे, और चार्ज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मान लेते हैं कि हम इसमें से चार्ज आपका क्यू फ्लो कर गया, ऐसे कितना चार्ज फ्लो कर गया, क्यू, और फाइनली इस पे चार्ज बचा क्यू माइनस क्यू, और इस पे आ गया क्यू प्लस क्यू। तो फाइनली कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर बी, और इस पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू प्लस क्यू अपॉन आर ए, क्योंकि ये बहुत दूर रखे हैं तो एक दूसरे का पोटेंशियल इनको हैम्पर नहीं करेगा। तो यहां से देख सकते हैं कि क्यू कितना निकलेगा, क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए इंटू क्यू प्लस क्यू। तो इसको आप इधर ले आए, तो क्यू माइनस आर बी अपॉन आर ए इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस आर बी अपॉन आर ए। तो यहाँ से आप क्यू निकाल लें, क्यू निकालने के बाद क्यू माइनस क्यू देख लें, और क्यू माइनस क्यू के बाद आप इन पे चार्ज डेंसिटी देख लें, सिग्मा ए और सिग्मा बी, तो आपको पता चल जाएगा सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशियो किसके बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्यू ए कितना होगा, क्यू ए जाहिर सी बात है, यहाँ से आप निकालने के बाद क्यू निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यू ए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इनसाइड जीरो, अंदर तो हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज द टुडे सेशन। मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा। 17 तक हमने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4 कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, और जल्दी से आप भी इसको सॉल्व कर लें। सो थैंक यू, बाय बाय।